सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ये जो वायर है ना, ये सेटअप किया है हमने, इससे जा रहा है करंट, ये ए बी वायर है, इससे करंट जा रहा है, ठीक है। ये रियोस्टेट है, ये बस है ना करंट की वैल्यू चेंज करने के लिए, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ये बैटरी है और ये क्लोज्ड है, मतलब इससे करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर हम एक निडल रखते हैं, यहाँ पर हम एक निडल रखते हैं, ठीक है। हमने ये नोटिस किया कि जैसे ही हमने की को क्लोज किया वैसे ही ये निडल डिफ्लेक्ट हो गई, नॉर्थ साउथ बना दिया इसको, वैसे ही निडल क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। ये था ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने ये कंक्लूड किया दैट अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो इसका ऑब्जर्वेशन था, अ करंट कैरिंग वायर, अ करंट, हाँ बिल्कुल, अ करंट कैरिंग वायर produces a magnetic field around it। ये शॉर्ट नोट्स की तरह हो जाएगा तुम्हारे लिए, अराउंड इट, ठीक है। और जैसे जैसे हम करंट की वैल्यू चेंज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड depends on direction and magnitude of current, ठीक है। ये ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद हमने देखा था बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ क्या था, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। वेरी गुड। ये करंट कैरिंग वायर है, इस पे कुछ करंट जा रहा है आई करंट की डायरेक्शन में ही हम dl लेते हैं, लेंथ एलिमेंट, ठीक है। और ये कोई पॉइंट मैंने माना P जिस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड देखनी है, यहाँ से यहाँ का कुछ डिस्टेंस मान लिया r। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, हाँ ये तुम बताओगे, हाँ टेस्ला भी होती है, वेबर भी होती है, वेबर, ये याद रखना है। ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसमें ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है ना, इसको मैं के लिख रही हूँ, के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस के की यूनिट निकाल रहे हैं हम। देखो इस के की यूनिट क्या होगी, ध्यान से देखो। पहले तो के की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻7, याद है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना होता है, 10⁻⁻7। अब इसकी यूनिट क्या होगी, सबसे पहले वेबर, ठीक है। इससे देखो वेबर, ये भी मीटर होगा, ये भी मीटर स्क्वायर होगा, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, मीटर बच गया, ये मीटर इसके पास जाएगा, वेबर मीटर अपॉन आई एम्पेयर नीचे जाएगा, बाकी कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, एम्पेयर। वेबर मीटर पर एम्पेयर इंपॉर्टेंट इसकी यूनिट है। ये म्यू नॉट पता है क्या है, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी, हाँ, और ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री, हाँ। वेक्टर फॉर्म बता दूं, फिर लिख लेना एक साथ। देखो वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक वेक्टर को ऐड कर देंगे। वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर को हम लिखते हैं वेक्टर, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यूनिट वेक्टर को हम लिखते हैं वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस पूरे फॉर्मूला में हम इस यूनिट वेक्टर को चिपका देंगे, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक है। अब देखो ये दोनों क्या है, इनको ध्यान से देखो। हम कोई भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। इसका उल्टा करूंगी तो साइन गायब हो जाएगा, तो हमें वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो साइन थीटा गायब हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, साइन को हमें गायब करना है। तो यहाँ पर b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल एज इट इज लिख देते हैं, क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। एक वेक्टर फॉर्म तो ये हो गया, बात समझ में आ गई। बस साइन थीटा को हटाया मैंने और कुछ भी नहीं किया। और एक और वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल। इस आर कैप को मैं आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड लिख सकती हूँ, तो आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर
आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, तो आर और आर स्क्वायर मिलके आर क्यू बना देंगे, तो ये हो गया सेकेंड वेक्टर फॉर्म। ये दो वेक्टर फॉर्म है। अच्छा देखो, अब इस साइन का मतलब क्या होता है? आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। डॉट का मतलब आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस का मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हमने एक दो चीजें पढ़ी थी, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। थंब किसको बता रहा था? करंट की डायरेक्शन को, एंड कर्ल्ड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो मैं बस शॉर्ट में लिख रही हूं, थंब बता रहा है करंट की डायरेक्शन को, बता रहा था ना। तुम फ्लेमिंग्स को मिक्स मत करो। कर्ल्ड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। इसका एक थोड़ा सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखो, करंट की डायरेक्शन में मैंने थंब को रखा, अंदर जा रहा है तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। वापस बता रही हूं, मैंने अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखा, तो मेरी जो कर्ल है ना, फिंगर्स का जो कर्ल है वो अंदर जा रहा था, तो इसलिए मैंने क्रॉस लगाया है। इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम, कर्ल्ड फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखें या करंट की डायरेक्शन में रखें, तो ये थंब क्या बता देगा? अगर हमने करंट की डायरेक्शन में रखा है तो थंब मैग्नेटिक फील्ड बता देगा। इसी का उल्टा भी कर सकते हैं ना, ये करंट था, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, तो मैं करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करूंगी तो थंब बता देगा मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है इसमें। ठीक है, तो उल्टा भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एक था स्नोज रूल, स्नो रूल। हाँ, वेरी गुड। S फॉर साउथ, N फॉर नॉर्थ, O फॉर ओवर, W फॉर वेस्ट। इसमें से ज्यादा आते हैं असर्शन रीजन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, ज्यादा आते हैं इसमें से, इसलिए लिखवा रही हूँ, मुझे मजा थोड़ी आएगा। साउथ से नॉर्थ अगर करंट की डायरेक्शन है और ओवर मतलब कंपास के ऊपर वायर रखी हुई है, तो जो कंपास की निडल है वो वेस्ट में डिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो स्नोज रूल के अकॉर्डिंग अगर साउथ से नॉर्थ करंट की डायरेक्शन है और ओवर मतलब कंपास की निडल के ऊपर वायर रखी हुई है, तो कंपास की निडल वेस्ट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये स्नोज रूल था। अब मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप या कॉइल, हाँ ठीक है, लूप। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। ऐसे हमने एक लूप बनाया था, इसका ये सेंटर कुछ हो गया O, इस पे करंट जा रहा है कुछ DL एलिमेंट में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ, म्यू नॉट I अपॉन 2R। अगर मैंने आधी वायर ली है तो फॉर हाफ वायर इतनी सी, इतनी, हाँ वेरी गुड, बुलबुल को याद है। हम क्या करेंगे, हाफ वायर लिया ना, 1/2 हो गया है ना, मतलब हाफ हो गया 1/2, तो इस फॉर्मूला का हाफ कर दो, 1/2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट I अपॉन 2R, तो B इज इक्वल्स टू 2 2 सा हो गया 4, म्यू नॉट I अपॉन 4R। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। फॉर क्वार्टर वायर 8 लिख दो इसकी जगह। हाँ, क्वार्टर वायर मतलब 1/4 पार्ट हो गया सर्कुलर पार्ट का, तो B इज इक्वल्स टू, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 8 आ गया, म्यू नॉट I अपॉन 8R। फॉर 3/4 पार्ट ऑफ वायर B इज इक्वल्स टू 3 म्यू नॉट I अपॉन 4 2 ज़ा 8R। अच्छा, ये सेंटर पे था है ना मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमें एक्सिस पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस सर्कुलर, अरे बड़ा वाला है ये, हाँ, करंट कैरिंग वायर, इनसाइड में 0 होता है ना। हाँ, ये सेंटर है, इसकी ये एक्सिस है। ऐसा हमने एक डायग्राम बनाया था, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लगी थी। हाँ, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 NIR स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये है फॉर्मूला। इसके भी केसेस हैं, 3 केसेस हैं। हाँ, फॉर n नंबर्स, फॉर n टर्न्स। वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो 1 टर्न की आ जाएगी फॉर n टर्न्स। अगर x इज वेरी 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 स्मॉल देन x, अगर x बहुत छोटा हो गया r से, तो इसको हम भूल जाएंगे। फिर r स्क्वायर इंटू 3/2, तो इस 2 से 2 कट जाएगा, r की पावर 3, तो सिर्फ r की पावर 3 बचेगा। r स्क्वायर में से r की पावर 3 कटेगा तो नीचे सिर्फ एक r बचेगा। तो b इज इक्वल्स टू μ0 ni अपॉन 2r फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। और अगर x इक्वल्स टू r हो गया तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रख लेना, b इज इक्वल्स टू μ0 ni अपॉन 4√5 होता है कुछ, 4√2r, 4√2r। और x इज इक्वल्स टू r/2 के लिए b इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2√5 n μ0 ni अपॉन r, नहीं 2√5 नहीं 5√5। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, dB मतलब छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड फॉर dl एलिमेंट, छोटे से एलिमेंट के लिए, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है और ये दोनों डिस्टेंसेस r है। हाँ, ये कैपिटल R हो गया। वेरिएशन विथ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ डिस्टेंस देखो यहाँ पर मैंने मार्क किया है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस की लाइन है, ये डिस्टेंस की लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है। अच्छा, वो जो पूरा फॉर्मूला था ना, उसमें x इक्वल्स टू 0 हो जाए तो क्या होगा? x, ये वाली x की लाइन है, ये 0 हो जाए तो क्या होगा? सेंटर पे आ जाएगा। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी μ0 I अपॉन 2r। तो मैक्सिमम कहाँ होगी? 0 पर होगी, यहाँ पे। और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती जाएगी। इस तरफ भी, इस तरफ दूर गई, मतलब इस तरफ दूर गई तो भी डिक्रीज होगी, इस तरफ दूर गई तो भी डिक्रीज होगी। और ये जो एक पॉइंट आएगा ना, ये पॉइंट आएगा r/2, ठीक है। मतलब हाफ डिस्टेंस तक इतनी डिक्रीज हो जाएगी और उसके बाद थोड़ी सी कांस्टेंट रहेगी। ऐसा ग्राफ बनेगा। एक चार्ज है, मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? हाँ, QVB sin थीटा। अच्छा, वेक्टर फॉर्म F इज इक्वल्स टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। वेरी गुड। अच्छा, इस फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लॉ। बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स रूल। फ्लेमिंग्स रूल क्या था? हाँ, वो अंदर वाला फ्लेमिंग्स लेफ्ट ऐसे हैंड, हाँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसमें फर्स्ट फिंगर क्या बता रही है? हाँ, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, ठीक है। तो फर्स्ट फिंगर, ये वाली फिंगर क्या बता रही है? मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बता रही है और मिडिल फिंगर, ये वाली, करंट बता रही है, करंट। और थंब बता रहा है हमें फोर्स की डायरेक्शन। थंब बता रहा है फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, इसमें ना स्पेशल केसेस देख लो। इस पे आया हुआ है क्वेश्चन, सैंपल पेपर में ही है, इस साल के सैंपल पेपर में ही है। असर्शन रीजन है, स्पेशल केसेस। फर्स्ट देखो, अगर थीटा को, यहाँ साइन थीटा है ना, थीटा अगर 0 डिग्री हो जाए या फिर 180 डिग्री हो जाए तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। देखो, साइन 0 0 होगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, फोर्स 0। 180 हो जाए, साइन 180 भी 0, पूरा टर्म 0, फोर्स इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। और अगर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए तो साइन 91 हो जाएगा, तो फोर्स मैक्सिमम होगा। थीटा इक्वल्स टू 90 में फोर्स मैक्सिमम हो गया QVB। अब देखो, जब जो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री वाला केस था, फोर्स इज इक्वल्स टू QVB वाला केस था। अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से फेंकते हैं तो वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। पाथ कौन सा है? सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, सर्कुलर पाथ फॉलो करता है ना।
और ये जो सर्कुलर पाथ है क्यों फॉलो करता है? क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर, तो इसलिए मैं करा रही हूँ एफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड। एफ सेंट्रीपिटल हो गया एम वी स्क्वायर बाय आर, मैग्नेटिक फील्ड हो गया क्यू वी बी। इस एक वी से ये एक वी कट गया, तो v इज इक्वल्स टू क्यू बी आर अपॉन एम, ये हो गया फॉर्मूला। और रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा? इसको कैपिटल आर लिख रही हूँ, रेडियस इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी। टाइम पीरियड 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम होता है, तो इसका उल्टा कर दो, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। और ओमेगा का होगा क्यू बी अपॉन एम। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना। इफ चार्ज इज थ्रोन एट थीटा एंगल 0, देखो थीटा जो है ना 90 से कम है, 0 से ज्यादा है। ये एक चार्ज है, समझ लो पहले, ये एक चार्ज है, इसको मैंने v वेलोसिटी से फेंका है, v वेलोसिटी से फेंका है, कुछ x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो ये हेलिकल पाथ ट्रैवल करता है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। अगर मैंने अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड x एक्सिस के अलोंग भेजा होता ना, तो ये सर्कुलर पाथ फॉलो करता, पर क्योंकि मैंने थीटा एंगल पे फेंका है इसलिए हेलिकल पाथ फॉलो कर रहा है। अब इसके हम कंपोनेंट निकालेंगे, तो थीटा के साइड वाला कंपोनेंट होगा v cos थीटा, इसको v x लिख रही हूं मैं, और ये वाला होगा v sin थीटा, इसको v y लिख रही हूं, ठीक है। क्या ये v y ही इसके अपवर्ड मोशन की वजह से है ना? ये जो v वाला है ना, यही इसको फोर्स कर रहा है ये ऊपर वाली डायमीटर कवर करने के लिए। तो जो रेडियस का फॉर्मूला है ना, एम वी अपॉन क्यू बी, इसमें y कंपोनेंट हमें लेना है, ठीक है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, ठीक है। टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड वही रहेगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, फ्रीक्वेंसी भी वही रहेगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। और पाथ लिख देते हैं, कौन सा है? हेलिकल है। तो जो पिच होती है ना, पिच हम कैसे निकालते हैं? टाइम को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके। पिच क्या होता है? डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस, कितनी आगे चली, कितना आगे चला पार्टिकल, ये वाला डिस्टेंस है ना, ये पिच होता है। तो पिच में हम vx वाला कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि इस डायरेक्शन में मोशन के लिए तो vx वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, और पिच क्या है? डिस्टेंस है। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूला से v इंटू टी तो डिस्टेंस हो जाएगा, तो पिच होगा हमारा vx इंटू टाइम पीरियड 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ये पिच का फॉर्मूला हो गया। vx को चाहो तो तुम ये भी लिख सकते हो v cos थीटा, ठीक है। पिच की डेफिनेशन क्या है? इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल इन 1 रिवॉल्यूशन। पिच क्या है? ये वाला डिस्टेंस, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल, है ना, इन 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में, ठीक है। ये डेफिनेशन भी ध्यान रख लेना। इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये तो साथ साथ लिख लो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by moving charge to complete 1 revolution। अब एम्पेयर सर्किटल लॉ, एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या था? हाँ, वेरी गुड। हम या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन क्लोज्ड पाथ, हाँ वेरी गुड, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट थ्रू इट या पासिंग थ्रू इट। यानी कि ये क्लोज्ड पाथ है, इससे ये करंट जा रहा है, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं?
क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, अब जितने भी लाइन इंटीग्रल आ रहे होंगे इस क्लोज्ड पाथ में वो सारे ऐड होते थे। ये I1 होगा, ये I2 होगा, ये I3 होगा। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अगर कोई भी एक का डायरेक्शन चेंज कर दिया हमने, ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस I2 प्लस I3। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली स्ट्रेट कंडक्टर या फिर वायर, ये इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर या फिर वायर मैंने बनाया। ठीक है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। किसी आर डिस्टेंस पे, इससे कुछ आर डिस्टेंस पे पॉइंट मान लिया P, इस पे फॉर फाइनाइट वायर भी एक ध्यान रखो, फाइनाइट वायर मतलब ये इनफाइनाइट नहीं है, एक फिक्स लेंथ की वायर है। ये मैंने एक पॉइंट माना P, इस पॉइंट पे फाइनाइट वायर से क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो सबसे पहले इस P पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाएंगे, इसके दोनों एंड्स से P पॉइंट पे एंगल सब्सटेंड करेंगे हम। ये है φ1 एंगल, ये है φ2 एंगल। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, इसमें 2 था, 4 पाई आर साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है, ये फॉर फाइनाइट वायर का फॉर्मूला हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। सिलेंड्रिकल वायर, ये अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन में से है जो कि प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है, पहले समझ लेना फिर लिख लेना। सिलेंड्रिकल वायर मतलब कुछ एक थिकनेस की वायर है, ऐसी। ठीक है, बिल्कुल सेंटर से इसका डिस्टेंस, सेंटर से इसकी थिकनेस मैंने A मान ली। ठीक है, सबसे पहले मैं एक आउटसाइड पॉइंट मान रही हूँ P, जो कि R डिस्टेंस में है। तो फर्स्ट कंडीशन हो गई आउटसाइड वाली। आउटसाइड में क्या मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, क्योंकि आउटसाइड पॉइंट के लिए तो ये इनफाइनाइटली स्ट्रेट वायर की तरह ही काम करेगी। सरफेस पे देखो, सरफेस वाला पॉइंट मतलब इस पॉइंट पे R की जगह A लेना है, इसकी रेडियस लेनी है। A क्या है, रेडियस है इसकी, इस पूरे सिलेंड्रिकल वायर की। तो सरफेस पे मतलब इस सरफेस पे इस पॉइंट को अगर P माना है तो A लेना है R की जगह, तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई A सरफेस पे आ जाएगा। और इनसाइड के लिए अगर मैंने बीच अंदर पॉइंट ले लिया, अंदर कोई पॉइंट लिया P, इससे डिस्टेंस है R, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई R अपॉन 2 पाई A का स्क्वायर। ये याद रखना है, म्यू नॉट आई R अपॉन 2 पाई A का स्क्वायर। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इससे, तो उसी से मैंने फॉर्मूला कंबाइन कर लिए हैं ताकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सको। एनसीईआरटी ने उस एग्जाम्पल में डेरिवेशन करा रखे हैं इनके। अब सोलेनॉइड की डेफिनेशन, when an insulated copper wire, हाँ साथ साथ, insulated copper wire is wrapped in the form of helix, it is called solenoid। अच्छा, एक है ना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सोलेनॉइड का, जिसमें से क्वेश्चन असर्शन रीजन में आया हुआ है कि जो सोलेनॉइड होता है ना, मैं पूछ रही हूँ तुमसे एक क्वेश्चन कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है या नॉन यूनिफॉर्म होती है? यूनिफॉर्म। हाँ, और साउथ से निकलती है या नॉर्थ से निकलती है? नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाती है। नहीं, साउथ से नॉर्थ में जाती है, बाहर नॉर्थ से साउथ। हाँ, तो ये हमें ध्यान होना चाहिए कि सोलेनॉइड के बाहर
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है, पर इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ होती है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट एन आई, जहां स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, याद है? अच्छा, ये तो हो गया सेंटर में, सेंटर मतलब इस पॉइंट पे, बीच वाले किसी भी पोर्शन पे मैं अगर निकालूं तो ये वाला फॉर्मूला होगा। पर अगर मैं एंड पे निकालूं ना तो एंड पे स्ट्रेंथ हाफ हो जाती है, ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी हाफ, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 हो जाएगी हाफ। ये किस लिए है? एंड में, सोलेनॉइड के एंड में, और ये है सोलेनॉइड के सेंटर पे। अच्छा, टोरॉइड का सिर्फ एक फॉर्मूला लिख लेना है ना। टोरॉइड कुछ नहीं है, अगर मैंने सोलेनॉइड को ऐसे घुमा दिया तो टोरॉइड बन जाता है, ठीक है? ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है टोरॉइड की। बस ये जो फॉर्मूला है ना, म्यू नॉट एन आई, इसमें स्मॉल एन की वैल्यू हो जाएगी नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन एल की जगह हम क्या रखेंगे? ये एक सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। बस एन की जगह इसको रख देंगे, तो बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये टोरॉइड का फॉर्मूला हो गया ना। अब मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स का फॉर्मूला क्या था? कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए आई एल वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, इसी को हमने पढ़ा था F इज इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा। केसेस देख लेते हैं। अगर मैंने यहाँ थीटा को 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री रखा तो साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये पूरा भी 0, यानी कि फोर्स कितना आएगा? 0 आएगा। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और 180 डिग्री में। अगर थीटा को 90 डिग्री रखा तो साइन 91 हो जाएगा, तो फोर्स आएगा मैक्सिमम बी आई एल, ठीक है? तो 2 कंडीशन हो गई इस फॉर्मूला के लिए। और एक ये डेरिवेशन भी इसका इंपॉर्टेंट है, फोर्स ऑन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर्स। फोर्स ऑन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर का फॉर्मूला यहाँ लिखती हूँ, F अपॉन L म्यू I1 I2 अपॉन 2 पाई D। ये 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक में करंट जा रहा है I1, दूसरे में जा रहा है I2, दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस है D। तो ये फॉर्मूला होगा फोर्स एक्टिंग ऑन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर सेम डायरेक्शन में करंट है, जैसे कि इस केस में सेम डायरेक्शन में करंट है, तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा? हाँ, वेरी गुड, अट्रैक्टिव होगा। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फोर्स रिपल्सिव होगा, रिपल्सिव। मतलब फोर्स की डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर सेम डायरेक्शन में, तो इस तरह से होगी। अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में बनाती, I1 को इधर बनाती, I2 को इधर बनाती, तो ऐसे रिपल्सिव फोर्स होता है इनमें। ये फोर्स की डायरेक्शन है F2 F1, इसमें ये F1 ये F2, ठीक है? टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल, ऑन करंट कैरिंग कॉइल, तो टाउ इक्वल्स टू हो जाएगा NIBA साइन थीटा। इसको नीबा बीना किसी से तो याद रख ही लिया होगा, हाँ, जो भी है नीबा बीना ऐसे करके याद कर लेना। साइन थीटा M इक्वल्स टू NIA, ठीक है? ये M पता है, मैग्नेटिक मोमेंट, कैपिटल M लिख लेना चाहे से, ये मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट। रुको पहले, NIA की जगह मैंने लिख दिया M, NIA हो गया, B बच गया, B साइन थीटा। ये भी टॉर्क का फॉर्मूला है, MB साइन थीटा और NIBA साइन थीटा।
इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, तो टाउ वेक्टर इक्वल्स टू m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गैल्वेनोमीटर, इस पे हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन फिक्स है इसमें से आने वाला है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर, हाँ सबसे पहले इसका काम क्या है, यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। हाँ, या तो स्मॉल करंट को हम ऐसे बोल सकते हैं ना, डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट। अगर थोड़ा सा भी करंट होगा तो मेजर कर लेगा गैल्वेनोमीटर, तो हम बोल देते हैं कि इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट। ठीक है, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट, प्रेजेंस ऑफ करंट। और इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है 10⁻⁻6 एम्पेयर तक का करंट भी ये मेजर कर सकता है। ठीक है, माइक्रो एम्पेयर हो गया लगभग, इतना करंट भी मेजर कर सकता है। अभी शायद है ना 2024 में या 2023 में क्वेश्चन आया था, राइट द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर डायरेक्ट। प्रिंसिपल पूछा था, किस प्रिंसिपल पे गैल्वेनोमीटर काम करता है। टॉर्क acts on a current carrying conductor, current carrying coil in magnetic field। जब हम एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, ये था प्रिंसिपल। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। और एक क्वेश्चन ये भी आया था, राइट द मॉडिफिकेशंस इन गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर में ना क्या चीज़ें हम मॉडिफाई करते हैं गैल्वेनोमीटर, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए हम क्या लिखें इसमें। मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं, हम सर्कुलर मैग्नेट्स यूज करते हैं, याद हो तो सर्कुलर मैग्नेट्स यूज करते हैं, है ना। और साथ में यहाँ पर एक कॉइल होती है, इसको यहाँ से कहीं से अटैच किया होता है, साथ में यहाँ पूरी स्केल होती है, और ये एक इधर पॉइंटर टाइप एरो लगा देते हैं, जैसे ये स्प्रिंग मान लो इसको पूरी, इसके ऊपर ऐसे एक पॉइंटर टाइप एरो लगा हुआ है, यहाँ पर पूरी स्केल है। तो जैसे ही मतलब करंट आएगा तो ये थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। ज़्यादा करंट आया ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो गया, तो जैसे ही ऐसे डिफ्लेक्ट होगा तो यहाँ पॉइंटर है 0 1 2 3 4, तो 5 तक डिफ्लेक्ट हो गया, तो इस तरह से मूव होता है, ये पॉइंटर इस तरह से मूव होता है। ठीक है, कॉइल के अंदर हम एक आयरन का मटेरियल भी डालते हैं, सॉफ्ट आयरन का मटेरियल। इसका फ़ायदा क्या होता है, यहाँ से आ रही होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये याद रखना है, इसमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती है। रेडियल मतलब रेडियस, यानी कि सेंटर की तरफ, ऐसी, मतलब कैसे बनाऊं मैं, ऐसी सेंटर की तरफ सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ऐसे सेंटर की तरफ कंसंट्रेटेड होती है, ऐसी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती है। तो जो आयरन कोर है ना वो एकदम मैग्नेटाइज हो जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल पे क्रॉस करती है। तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, ज़्यादा करंट डिटेक्ट होगा, तो इस तरह से काम करता है। मॉडिफिकेशन में हम दो चीज़ें लिखेंगे, एक तो सर्कुलर मैग्नेट्स आर यूज्ड, तो पहला हम पॉइंट लिखेंगे सर्कुलर मैग्नेट्स आर यूज्ड, है ना, पहला पॉइंट हो जाएगा, हमने सर्कुलर मैग्नेट यूज किया गैल्वेनोमीटर में। एक तो ये मॉडिफिकेशन है, सर्कुलर मैग्नेट्स यूज्ड। और दूसरा मॉडिफिकेशन क्या है, हमने कॉइल के अंदर आयरन कोर यूज किया है, सॉफ्ट आयरन कोर यूज्ड इनसाइड कॉइल। ठीक है, यहां पर ऐसे बना देना ताकि पता चल जाए ये स्केल है। इस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये जो कॉइल है ना, इस पे क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, है ना। और ये टॉर्क है ना, यहाँ पर एक छोटी सी स्प्रिंग भी लगी हुई होती है, यहाँ पे हल्की सी छोटी सी स्प्रिंग लगी हुई होती है। तो जैसे ही ये कॉइल घूमेगी ना तो स्प्रिंग फोर्स वापस ओरिजिनल पोजीशन रिस्टोर करने की कोशिश करेगा ना, यानी कि जितना टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगा उतना ही टॉर्क स्प्रिंग की वजह से भी लगेगा। स्प्रिंग का एक फॉर्मूला ध्यान रख लो, C∅, कॉन्स्टेंट है ये सब। फाई क्या है, डिफ्लेक्शन है, फाई क्या है, डिफ्लेक्शन, कि ये जो पॉइंटर है ना कितना डिफ्लेक्ट हुआ, ये डिफ्लेक्शन है फाई। सी है स्प्रिंग कांस्टेंट, अपने काम करने। और ये फाई का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, NIBA sin थीटा। और थीटा कितना होगा, देखो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा ना, एरिया वेक्टर मान लो ये है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो क्या ये 90 डिग्री नहीं बन रहा है,
यहाँ बीच में 90 बन रहा होगा, ये एरिया वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बीच में 90, मतलब हर एक पॉइंट में क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा, तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री और साइन 90 0 1, हाँ साइन 91 NIBA अपॉन C5। मैं I को एज इट इज छोड़ रही हूँ, NBA को नीचे भेज रही हूँ, तो C अपॉन NBA ये पूरा है कांस्टेंट और ये है फाई, मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन है ना, ये 0 मान लो, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा करंट, तो बन गया ना गैल्वेनोमीटर। और ये क्या है, कांस्टेंट है, K लिख देते, K इज इक्वल्स टू C अपॉन NBA, इतना छोटा सा डेरिवेशन। अच्छा, अब करंट सेंसिटिविटी इसको हम SI से डिनोट करते हैं, तो करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। डेफिनेशन भी लिख लेती हूँ, है ना, इट इज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ठीक है, इसको हम 1 अपॉन K लिखते हैं, K अभी पीछे लिखवाया NBA अपॉन C, ऐसा ही था ना, हाँ NBA अपॉन C, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन K, क्या हो जाएगा ऊपर C और NBA नीचे, C अपॉन NBA। ठीक है, अगर कोई पूछ ले करंट सेंसिटिविटी किस किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, तो ये भी चीज ध्यान रख लेना, इन 3 चीजों पे डिपेंड करता है। सॉरी, C अपॉन NBA, फिर ये NBA अपॉन C, हाँ NBA अपॉन C। अब ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के। अच्छा, वोल्टेज सेंसिटिविटी, SV इज इक्वल्स टू फाई अपॉन वी, है ना, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट था तो करंट सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज था तो वोल्टेज सेंसिटिविटी, और V इज इक्वल्स टू IR लिख सकते हैं ना हम बाय ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR। ये जो फाई अपॉन आई है ना, इसको मैं करंट सेंसिटिविटी लिख सकती हूँ, फाई अपॉन आई, इसको करंट सेंसिटिविटी लिख सकते हैं, तो SI अपॉन R लिख सकते हैं इसको, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस SI की जगह में इसकी वैल्यू भी तो पुट कर सकती हूँ, NBA अपॉन C इंटू R। तो ये सारे करंट वोल्टेज सेंसिटिविटी के फॉर्मूलाज हैं, और इसकी डेफिनेशन हम लिख देंगे कि इट इज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। अच्छा, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं ना, I अपॉन फाई कर दूं, 1 अपॉन SI, हाँ 1 अपॉन SI बोल सकते हैं, उसका एक और नाम होता है फिगर ऑफ मेरिट, लिख पा रही हूँ, बस इसका उल्टा होता है करंट सेंसिटिविटी का। हाँ, फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, गैल्वेनोमीटर नहीं है, ये फिगर ऑफ मेरिट है, इसको हम करंट सेंसिटिविटी का उल्टा यानी कि I अपॉन फाई लिख देंगे। इट इज करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन। ठीक है, अच्छा यूनिट भी लिख लेते हैं, करंट सेंसिटिविटी की यूनिट होती है फाई अपॉन आई ना, तो डिवीजन, फाई मतलब कितने डिवीजन है, 0 1 2 3 पर यूनिट एम्पेयर करंट। ठीक है, डिवीजन पर यूनिट एम्पेयर, इसका उल्टा होगा तो फाई अपॉन आई, फाई मतलब डिवीजन और नीचे करंट मतलब एम्पेयर, और वोल्टेज सेंसिटिविटी की हो जाएगी डिवीजन पर एम्पेयर ओम, क्योंकि वोल्टेज सेंसिटिविटी में हम लिखते हैं फाई अपॉन आई आर, तो करंट के लिए एम्पेयर और रेजिस्टेंस के लिए ओम, तो एमीटर ओम, और फिगर ऑफ मेरिट के लिए इसका उल्टा कर देंगे एम्पेयर पर डिवीजन, ये यूनिट है तीनों की, है ना। अब गैल्वेनोमीटर को, अब सुन लो पहले, इंपॉर्टेंट, इसमें से आएगा क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं हम, शंट होता है वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, तो इससे क्या होता है, ओवरऑल सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब पूरा रेजिस्टेंस है ना वो कम हो जाता है। क्या बोला मैंने
कि हम पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे गैल्वेनोमीटर के साथ, तो जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है। हम यही तो चाहते हैं ना एमीटर में कि रेजिस्टेंस कम होगा तभी तो करंट ज्यादा फ्लो होगा। एमीटर क्या करेगा, करंट को मेजर करेगा, तो हमें रेजिस्टेंस को मिनिमम रखना है ताकि ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो हो गैल्वेनोमीटर के पास, तो ज्यादा करंट मेजर होगा। आ रही है बात समझ में? तो हम गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और क्या होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन डिक्रीजेस। जो आइडियल एमीटर होता है, आइडियल एमीटर, उसके लिए रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू जीरो। और ये जो पूरा एमीटर है ना, इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं सर्किट में, ठीक है। गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के लिए शंट को पैरेलल में लगाएंगे और इस पूरे एमीटर को सीरीज में लगाएंगे सर्किट के साथ। तो एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज विथ सर्किट। अब एक बार है ना, यहाँ पर करंट का फ्लो समझ लो, वेरी इंपॉर्टेंट। अब लिखना बंद कर देना। यहाँ से कुछ करंट आ रहा होगा, ये पूरा एमीटर मैंने सर्किट में लगाया हुआ है, तो कुछ करंट आ रहा है आई। इस गैल्वेनोमीटर से कुछ आई जी करंट गया जो कि गैल्वेनोमीटर ने लिया, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, आई माइनस आई जी। यहाँ पर कितना जाएगा, आई टोटल आया था, गैल्वेनोमीटर ने आई जी लिया, तो यहाँ बचेगा आई माइनस आई जी। तो शंट के पास कितना करंट गया, आई माइनस आई जी। और क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो दोनों का वोल्टेज बराबर होगा, पोटेंशियल बराबर होगा ना, आई जी इक्वल्स टू आई एस होगा। जल्दी इसको लिखो, फिर मैं एक और फॉर्मूला लिखूंगा। ये दोनों वोल्टेज इक्वल होगा ना, वी जी इक्वल्स टू वी एस, ये दोनों वोल्टेज बराबर होगा। और V इक्वल्स टू आई आर होता है। गैल्वेनोमीटर से कितना करंट जा रहा है, आई जी, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल जी, वी एस। शंट से कितना करंट जा रहा है, आई माइनस आई जी, और शंट रेजिस्टेंस एस, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, शंट रेजिस्टेंस चाहिए, तो मैं इस पूरी यूनिट को नीचे भेज रही हूँ। तो शंट इज इक्वल्स टू आई जी कैपिटल जी अपॉन आई माइनस आई जी, ये फॉर्मूला है। इससे न जाने कितनी बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। और एक और चीज पूछते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताओ, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताओ। ये दोनों सीरीज में पैरेलल में, कौन सा ये, पैरेलल में, तो वेरी इजी, 1 अपॉन आर इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1 अपॉन जी प्लस 1 अपॉन एस शंट रेजिस्टेंस। बस पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाना है। आर इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जी एस अपॉन जी प्लस एस। इसी को तुम सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो यही आएगा। अब गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, अरे सुन लो, अब आएगा इसमें से क्वेश्चन। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना है तो क्या करेंगे, ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर से मैं बहुत ही हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूंगी। ये कैपिटल आर है, वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो इससे क्या फायदा होगा, हाई रेजिस्टेंस है मतलब गैल्वेनोमीटर तक बहुत ही कम करंट पहुंचेगा, है ना। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। तुम रेजिस्टेंस बढ़ाओगे करंट कम होगा, है ना। तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो बहुत ही कम करंट मेजर होगा। और वैसे भी हमें वोल्टेज मेजर करना है तो हम यही चाहते हैं करंट कम आए तक, ताकि हम ज़्यादा वोल्टेज मेजर कर सकें, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकें। तो हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, अरे तुम अभी इसमें ध्यान दो, हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड विथ गैल्वेनोमीटर, विथ गैल्वेनोमीटर in series, इसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज होना चाहिए डिक्रीज होना चाहिए। इतना बड़ा रेजिस्टेंस लगा दिया वो भी सीरीज में तो इंक्रीज होगा, है ना। और आइडियल
वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट, बहुत ही ज़्यादा। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है इन्फिनिट। और ये जो पूरा वोल्ट मीटर है ये सीरीज में हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ सर्किट, यहां से कुछ मैंने माना करंट जा रहा होगा आई, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर में भी सेम करंट जाएगा, रेजिस्टर में भी सेम करंट जाएगा। इसको आईजी लिख देती हूँ मैं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में भी यही करंट जाएगा और इसमें भी यही, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा दोनों का, इसमें कुछ वी जी जाएगा, इसमें कुछ वी आर जाएगा, और इन दोनों का सम टोटल वोल्टेज के बराबर होगा। V इज इक्वल्स टू वी जी प्लस वी आर, ठीक है। वोल्टेज एज इट इज, वी जी को हम क्या लिख सकते हैं, करंट इंटू रेजिस्टेंस आई जी। गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जा रहा है, आई जी इंटू जी, प्लस वी आर को हम लिख सकते हैं, इसमें भी आई जी जा रहा है, तो आई जी इंटू रेजिस्टेंस आर। अगर मुझे कैपिटल आर निकालना है तो आई जी दोनों से कॉमन निकाल लूंगी। समझ लो क्या कर रही हूँ मैं, आई जी दोनों से कॉमन निकाल लेंगे और इधर नीचे भेज देंगे, तो V अपॉन आई जी, और साथ में ये G प्लस का है ना, उधर जाके माइनस का हो गया। समझ में आया? वापस बताऊं, आई जी दोनों में से कॉमन निकाल के नीचे डिवाइड में भेज दिया, V अपॉन आई जी, और फिर सिर्फ G बच गया था, उसको उधर जाके माइनस में भेज दिया, तो R आ गया। ये दोनों सीरीज में है ना, तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस प्लस हो जाएगा। इफेक्टिव रेजिस्टेंस R इफेक्टिव इज इक्वल्स टू G प्लस R,